Hello and welcome to Physics Learning in Cythematics। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 7th चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा था, जो हमने सोर्सेस यूज किए थे सेल या बैटरी। ठीक है, उसमें हमने एक रेजिस्टेंस लिया और हमने उसको सेल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर हम की को क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है और उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो V/R, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ऐसी करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। द करंट्स दैट डू नॉट चेंज देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम, जिनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, उनको हम बोलते हैं डीसी करंट। अगर हम ड्रॉ करेंगे उसको, ये टाइम है तो करंट की वैल्यू this one, this is current and this is time. It is not changing its magnitude or direction. Alternating current क्या होती है? जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है EMI वाला, उसमें हमने AC जनरेटर के बारे में पढ़ा था। AC जनरेटर जिसमें कि हम एक कॉइल रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग EMF या करंट डेवलप होती है। और उसका हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, ये और वैल्यू निकाली थी उसकी E = E0 sin ओमेगा t। दिस वन इज 0, ये हाफ रोटेशन पाई, ये 2 पाई, ये 1/4 रोटेशन π/2, ये 3/4 रोटेशन 3π/2। यानी कि जब कॉइल पूरा रोटेशन करती है तो उस केस में करंट जो EMF प्रोड्यूस होता है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू E0। फिर जो है जीरो मैक्सिमम से 0 पे आता है, उसके बाद पोलरिटी चेंज हो जाती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाता है -E0 और फिर जो है वो 0 हो जाता है। यानी कि ये एक साइकिल जो है, ये एक रोटेशन कॉइल के में एक साइकिल बार बार रिपीट होती है, यानी कि एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है और मैग्नीट्यूड उसका जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो ऐसी वोल्टेज को और ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ए वोल्टेज और करंट whose magnitude varies continuously with time and changes its polarity or direction periodically is called alternating voltage or alternating current. It varies like a sine function with time. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ से, ये सर्किट है, रेजिस्टेंस लगाया है हमने और ये क्या लगाया है? अल्टरनेटिंग करंट। इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, इसी वोल्टेज के लिए हम इस सिंबल से यूज करते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो भी वोल्टेज के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। अगर हमने वोल्टेज यहाँ पे लगाया है E = E0 sin ओमेगा t, यानी कि वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा है तो करंट भी लगातार चेंज होगी। कैसे होगी? I = I0 sin ओमेगा t, यानी कि जैसे E था साइन का फंक्शन, उसी तरह से I भी साइन का ही फंक्शन है। इट वेरीज लाइक ए साइन फंक्शन विद टाइम। जो हम घरों में यूज करते हैं इंडिया में, दैट इज 50 हर्ट्ज। जो AC यूज करते हैं 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब एक सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव, एक साइकिल में जो है 50 बार वो जो है पॉजिटिव होती है एक सेकेंड में और 50 बार जो है वो नेगेटिव होती है। 50 हर्ट्ज मीन्स एक सेकेंड में 50 साइकिल्स होती हैं, यानी कि एक सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। अब जो है हम घरों में ज़्यादातर AC ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि AC वोल्टेज कैन ईजिली एंड इफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कि हम AC वोल्टेज को आसानी से एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में, या उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा कारण क्या है? द इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस।
अगर हम जो है किसी पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हमें दूर दूर तक सिटीज़ तक भेजना है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी एसी की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है एज कम्पेयर टू डीसी। सो नेक्स्ट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। अब हम एसी वोल्टेज को एक रेसिस्टर पे अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या होता है, करंट कैसे निकालेंगे हम। तो हमने ये एक रेजिस्टर लिया है R और यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। और कैसे लिखेंगे, लेट द AC वोल्टेज इज, इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा एम VM क्या है, ये इसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए करंट I है, एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि हमेशा चेंज होती रहेगी लगातार इसकी वैल्यू, तो किसी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू I है। तो अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल यूज करें, क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किसी लूप में EMF का सम जो है वो 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, VM साइन ओमेगा टी माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा I इंटू आर इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी अपॉन आर, या हम लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन या आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें हमने क्या लिखा है, आई एम की जगह लिखा है VM अपॉन आर, जो ओम्स लॉ यूज करते हैं, यानी कि ओम्स लॉ जो है हम DC में भी यूज कर सकते हैं और AC में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम वोल्टेज और करंट को कंपेयर करें, ये हमारी वोल्टेज अप्लाई करी थी हमने और ये करंट है, तो हम क्या देखते हैं कि एक तो दोनों साइन के फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है। वी सी दैट लाइक अप्लाइड वोल्टेज द करंट वेरीज साइनोसॉइडली एंड हैज कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 लें, स्टार्टिंग में लें, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट भी 0, अगर हमने t इज इक्वल टू 0 लिया है तो वोल्टेज भी 0 और करंट भी 0। अगर हम क्वार्टर रोटेशन देखें, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तब v कितना होगा VM और I कितना हो जाएगा IM, इसका मतलब दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे। तो अगर हम पूरी साइकिल के लिए देखें तो हम देखते हैं कि दैट बोथ E and V and I रीच 0 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम, and hence we say that the voltage and current are in phase with each other, दोनों सेम फेज में है। ये टर्म जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है इसको हम फेज बोलते हैं वैसे। तो इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, इससे भी हम देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। यानी कि एसी वोल्टेज को जब हम जो है रेजिस्टर पे अप्लाई करते हैं तो करंट जो है उसके सेम फेज में होती है। सेम फेज का मतलब क्या है, साथ साथ जीरो होती है, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मिनिमम, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो। ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे इसको हम, इधर हमने ओमेगा टी प्लॉट किया है, ये 1 साइकिल के लिए है, यानी कि 0 से 2 पाई तक। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है हमको ब्लू लाइन से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को, ये वोल्टेज का ग्राफ है। दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो दूसरा ग्राफ दिखाई दे रहा है हमको ब्लैक कलर में, दिस वन इज फॉर करंट, ये करंट के लिए ग्राफ है। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, और दोनों जो है सेम फेज में है, साथ साथ जो है जीरो हो रहे हैं, साथ साथ मैक्सिमम हो रहे हैं और साथ साथ मिनिमम हो रहे हैं। और क्या देखते हैं हम, द एवरेज करंट पर साइकिल इज 0। अगर हम करंट की वैल्यू पूरी साइकिल के लिए निकालें तो कितनी आएगी, 0 फॉर 1 साइकिल। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अगर हम जो है इसकी निकाल के देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी, एवरेज निकालें तो। अगर हाफ साइकिल के लिए निकालें तो 0 नहीं आएगी, लेकिन फुल साइकिल के लिए एवरेज जो है वो 0 आएगा, चाहे हम वोल्टेज लें या करंट। तो पूरी साइकिल के लिए हमने निकाली है, एवरेज करंट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे पूरी साइकिल के लिए
पावर, द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर ए साइकिल। कैसे निकालेंगे? जैसे हम डीसी में निकालते हैं पावर, आई स्क्वायर आर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी टाइम पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। देन इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी उस टाइम पे? हमने किस पे लगाया है? रेसिस्टर पे लगाया है। ये रेसिस्टर लिया है और उसके अक्रॉस हमने जो है वो एसी लगाया है आर रेसिस्टर में। तो हमने अभी निकाला था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं हम आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर, या हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर इतनी है। हमें निकालनी है पावर पूरी साइकिल के लिए। तो अगर हम निकालें कि हमें छोटे से टाइम dt में कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम dt, कैसे निकालेंगे? दैट विल बी इक्वल टू p इंटू dt। तो हमारे पास आएगा वर्क डन कितना होगा? दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। ये तो हमने निकाला है वर्क डन छोटे से टाइम dt के लिए। अब हम निकालेंगे वर्क डन पर साइकिल, पूरी साइकिल के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे पूरी साइकिल के लिए? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से? 0 से t तक। दैट इज आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t तक पूरी साइकिल के लिए। तो जब हमारे पास पूरी साइकिल का वर्क डन आ गया, तो हम एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। एवरेज पावर पर साइकिल, अगर हम इसको P बार से लिखें तो क्या होगी? W अपॉन टी। W वर्क डन पर साइकिल है और T जो है एक साइकिल का पूरा टाइम पीरियड है। या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लिमिट्स 0 टू t। या हम लिख सकते हैं P एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 टू t। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होती है cos 2 थीटा की, जिसको हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन से अगर हम निकालें तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करेंगे, वी विल गेट एवरेज पावर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर अपॉन टी, और इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt फ्रॉम 0 टू t। या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t, 2 को हमने बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 to t, और we can write आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन ओनली t, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, वी विल गेट साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, सो वी गेट t साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट्स क्या है हमारे पास? 0 से t। लिमिट्स रखेंगे अब इसकी, आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t, अपर लिमिट रखेंगे t। इसमें जब भी हम लिमिट चाहे t रखें या 0 रखें, तो साइन की वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे t पे भी और 0 पे भी, दोनों पे 0 होती है। तो इसमें दोनों केस में वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ t माइनस 0 बचेगा। या हम लिख सकते हैं दैट इज आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t इंटू t, t is cancelled, we get average power per cycle that is equal to I m square r upon 2।
या हम लिख सकते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ Im स्क्वायर R। ठीक है। डीसी के केस में क्या होता है, जब हम डीसी लेते हैं, मान लीजिए हमने I करंट ली है, तो हम पावर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये होता है डीसी के लिए। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम जो है एक करंट और डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे Im है जिसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। तो इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट और डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम इसको इक्वेट करें दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, आई स्क्वायर R इज इक्वल टू हाफ Im स्क्वायर इंटू R, या हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू Im अपॉन √2। अगर हम I को Im अपॉन √2 लिखें तो हम इस पावर को कैसे लिख सकते हैं, Im अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू R। तो इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC, या इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, IRMS से। तो अगर हम इसको IRMS से रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हम लिख सकते हैं एवरेज पावर पर साइकिल इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R, यानी कि जो हम DC में फॉर्मूला यूज करते हैं I स्क्वायर R, वही आ जाता है। तो ये जो करंट है पीक वैल्यू अपॉन √2, इस करंट को हम बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। तो RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने निकाला है IRMS इज इक्वल टू Im अपॉन √2, या हम लिख सकते हैं अगर √2 की वैल्यू रखें 0.707 इंटू Im, दैट इज IRMS या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम V निकालना चाहें तो हमने पढ़ा था अभी कि Vm, जब हमने रेजिस्टर लगाया था सर्किट में तो हमने निकाला था Vm इज इक्वल टू Im इंटू R, या हम लिख सकते हैं Vm अपॉन √2 इज इक्वल टू Im अपॉन √2 इंटू R, या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं Vm अपॉन √2 टर्म है ये Im अपॉन √2 है, इसको हम IRMS लिख सकते हैं। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे VRMS, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम उसी तरह से VRMS इज इक्वल टू Vm अपॉन √2, पीक वैल्यू अपॉन √2 विच इज इक्वल टू 0.707 इंटू Vm। So that is the RMS value of current and voltage, RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू करंट की, वोल्टेज की। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, और यहाँ इसकी पीक वैल्यू है ये Im। तो RMS वैल्यू कहाँ पर आती है, थोड़ा सा उससे कम आती है, विच इज इक्वल टू 0.707 इंटू Im। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज। So in terms of RMS values, the equation for power and relation between current and voltage in AC circuits are same as those of DC circuit. अगर हम RMS यूज करें तो हम बिल्कुल वही ओम्स लॉ की तरह वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पावर के लिए वही इक्वेशन I स्क्वायर इंटू R यूज कर सकते हैं, तो वही सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो है वी मेजर एंड स्पेसिफाई RMS वैल्यूज ऑफ AC क्वांटिटीज, जितनी भी AC क्वांटिटीज हैं उनको हम RMS की टर्म्स में ही स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट क्या है, RMS वैल्यू, 220 वोल्ट इज इट्स RMS वैल्यू। अगर पीक वैल्यू निकालेंगे तो कुछ और आएगी, इससे निकाल सकते हैं हम पीक वैल्यू कितनी आएगी, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 311 वोल्ट। ठीक है, अब RMS करंट को डिफाइन और करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमने देखा था अभी कि हमने IRMS स्क्वायर इंटू R, इसको हमने P लिखा था, और अगर हम DC करंट लेते हैं उसके लिए भी I स्क्वायर R इज इक्वल टू P होता है। ठीक है, तो RMS करंट जो है उस DC करंट के इक्वल है जो कि उस रेसिस्टर में सेम पावर डिलीवर करती है। तो क्या डिफाइन करेंगे, द RMS करंट इज द इक्विवेलेंट DC करंट
that would produce the same average power loss as the alternating current. अगर हमने कि सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट लगा रखी है, उसमें जितना पावर लॉस हो रहा है उसकी जगह अगर हम डीसी करंट लगाएं और सेम पावर लॉस हो तो उस डीसी करंट की वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू के इक्वल होती है। अब ये जो हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं ये तो हमने रेजिस्टर में पढ़ा है, अभी रेजिस्टर में लगाया है इसको, तो हमने देखा फेज जो है वोल्टेज और करंट की सेम थी, यानी कि साथ साथ मिनिमम मैक्सिमम होते हैं। लेकिन जब हम और भी एलिमेंट्स यूज करेंगे, जैसे कि हम इंडक्टर लगाएंगे या कैपेसिटर लगाएंगे, तो हम देखते हैं कि इनकी फेजेस जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेजर्स यूज करते हैं। वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेजर्स। और फेजर क्या होते हैं, ए फेजर इज ए वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद ए पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड। किसी पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से ओरिजिन के अबाउट रोटेट करता है। ये जो हम देख रहे हैं ये वेक्टर जो है ये फेजर है। जब ये करंट या वोल्टेज पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो ये वेक्टर जो है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। जब करंट जीरो है या वोल्टेज जीरो है तो ये वेक्टर जो है यहाँ पर है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जैसे जैसे ये इसने हाफ 1/4 रोटेशन किया है तो इसका भी 1/4 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका अगला 1/4 होगा तो इसका भी अगला 1/4 हो जाएगा, यानी कि हाफ रोटेशन हो गया, और फिर इसका नेक्स्ट हाफ रोटेशन होगा तो इसका भी हाफ रोटेशन हो जाएगा, तो कंप्लीट इसी वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वोल्टेज दिखा रखा है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। VM और IM क्या है, पीक वैल्यूज। तो अगर हमने कोई भी टाइम लिया है t1, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हम देखते हैं ये इसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ये इसकी इंस्टेंटेनियस करंट है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दें तो ये वेक्टर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। किसको, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई आर एम एस को, सॉरी आई पीक वैल्यू को, और ये जो बता रहा है वोल्टेज की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इनके ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये जो करंट का कंपोनेंट है ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है, जो वोल्टेज का कंपोनेंट है ये इसकी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है वोल्टेज की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। अगर हम जीरो पे देखें तो ये वेक्टर कहाँ जाएगा, आई भी इधर आ जाएगा और बी भी इधर आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो शो कर रहा है ये पूरा, ये मैग्नीट्यूड जो है आई एम है और ये वी एम है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का जीरो हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इस टाइम पे जीरो है। ठीक है, तो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर्स V एंड I, जो V और I फेजर्स हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द वेरिइंग क्वांटिटीज V एंड I, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फेजर्स V एंड I, जो V और I का मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू वोल्टेज की भी और करंट की भी। और हम देख रहे हैं कि ये जो फेजर्स V और I है वो रेजिस्टर के केस में जो हमने ड्रॉ किए हैं सेम डायरेक्शन में है और ये साथ साथ चलेंगे। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने ड्रॉ किए जीरो पे ये आ गए, हम किसी और डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो V और I किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करें, किसी भी टाइम पे ड्रॉ करें, V और I जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। इट मीन्स द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल जीरो है, यानी कि वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में है, साथ साथ जीरो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अटेन करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ए 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। हमको क्या गिवन है, R इज गिवन, दैट इज 100 ओम, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमें पता है कि जो हम AC स्पेसिफाई करते हैं ये क्या होती है, इसकी RMS वैल्यू, VRMS दैट इज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो ए पार्ट क्या है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर हमें करंट की RMS वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। इट मीन्स 220 अपॉन 100 which is equal to 2.20 ampere. So RMS value of current is 2.20 ampere. B part, what is the net power consumed over a full cycle.
अगर हमें पूरी साइकिल की पावर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R, या हम लिख सकते हैं 2.2 का स्क्वायर इंटू R. You will get 484 वॉट. हम ये भी रिलेशन यूज कर सकते हैं और P इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर अपॉन R. VRMS क्या है हमारे पास? 220, इसका स्क्वायर अपॉन 100. Again we will get 484 watt. Or we can use P is equal to IRMS into VRMS. IRMS है 2.2, VRMS 220. We will get again 484 watt. तो हम जो है DC की तरह कोई सा भी रिलेशन यूज कर सकते हैं. Next question is, the peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS voltage? ये peak voltage given है हमको 300 volt. हमको निकालना है क्या? RMS voltage. And we know VRMS is equal to VM upon root 2. That is equal to 300 upon root 2. इसको solve कर लेंगे, we will get 212.1 volt. RMS value of voltage is 212.1 volt. B part, the RMS value of current is 10 ampere. What is its peak value? अब हमको जो है RMS value given है 10 ampere. हमको निकालनी है peak value. हमें पता है RMS is equal to IM upon root 2. It means IM is equal to IRMS into root 2. It means 10 multiplied by root 2. और 10 into 1.414, that is 14.14 ampere. So the maximum value of current या peak current, that is 14.14 ampere. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर. तब तक के लिए बाय. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.